हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी लापरवाही जो है आपके लिए घातक हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का जो बहुविकल्पी जो ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, यानी वो कौन था जिसने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। तो चलिए आप हमें आंसर जो है कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम बताते हैं। देखिए, यंग इटली सोसाइटी है, इसकी जो स्थापना है, इसका जो निर्माण है वो एक मेजनी था जिसने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेजनी। मेजनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 में जहां देखिएगा मेजनी को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। चलिए इसको बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रांस की क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। तो समझ में आ रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789। तो 4 ऑप्शन में जहां देखिएगा 1789 है उसी को ऑप्शन में क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ था। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ था। किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। तो फ्रांस से आपका क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, फ्रांस देश से हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं। बताइए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए, हो गया, आप लोगों ने सोच लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताते हैं। देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क है, बिस्मार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका? ऑटो वन बिस्मार्क। तो किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका ऑटो वन बिस्मार्क को। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सोच लिया आप लोगों ने। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, चलाया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो बताइए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, सोच लिया आप लोगों ने। तो चलिए हम बताते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन है इसका जो मुख्य कारण था वो था आपका खिलाफत आंदोलन। यानी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था आपका खिलाफत। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन। तो चलिए क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताइए। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा आपका महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए आप हमें। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को क्या हुआ था? महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ये आपका 23 लिख दिया क्या? 1929 होगा, यहाँ पे गलत हो गया, 1929। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है, इसी को आपको बताना है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। सोच लिया आप लोगों ने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क एक सिटी है, एक देश है जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय स्थित है। इसका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो ये हुआ था आपका, हो गया। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में क्या हुआ था आपका? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब जो है, जो भारत का जो राज्य एक है पंजाब, इसमें बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिक सिंचाई। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यानी कपास की जो खेती होती है वो कौन सी मिट्टी में अधिक उपज होता है? किस मिट्टी में कपास की खेती जो है वो अधिक होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काली मिट्टी। ये हो जाएगा आंसर, काली मिट्टी या मृदा, बात एक ही है। काली मृदा या काली मिट्टी, जानते हैं मृदा या मिट्टी एक ही बात है भाई। तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपका रबी की फसल है। देखिए रबी की फसल है, यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन है ना उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि रबी की फसल जो है वो बहुत सारी फसल होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें आपको छांट के लिखना है। तो रबी की फसल इस ऑप्शन में जो दिया था वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका चना। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम जो इसका ऑप्शन है ना, ऑप्शन लिखते तो आपको ज्यादा क्लियर होता है क्योंकि रबी की फसल बहुत सारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो रबी की फसल है वो होगा आपका चना। क्या हो जाएगा आपका? चना, जो काला चना आता है ना वो वाला चना, ठीक है। अगला है आपका रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल क्या होता है भाई बताइए, कोई एक रेशेदार फसल का नाम बताइए। चलिए हम बताते हैं। तो रेशेदार फसल जो है वो होता है आपका जूट। क्या होता है? जूट। ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। रेशेदार फसल क्या होता है? जूट है। अगला है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन को बताने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये क्या। देखिए 2 तरह के ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक होता है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और आपको बता दें कि ये जो दोनों गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों जो ऊर्जा स्रोत है ये दोनों प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो ऊर्जा स्रोत हैं ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत।
कौन कौन से स्रोत प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत और गैर परंपरागत। अब देखिए जो गैर परंपरागत होता है, परंपरागत को छोड़ दीजिए, आप देख लीजिएगा। गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होता है वो ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनकी यूज से, और उनका जो क्या करते हैं आप यूज करेंगे तो वो समय के साथ खत्म होंगे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसका आप यूज करेंगे तो वो क्या होगा? खत्म हो जाए। जैसे देखिए आपका सौर ऊर्जा, आप जानते हैं सौर ऊर्जा, आप सूर्य के प्रकाश का जितना भी यूज करिए कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए कोयला, कोयला देखिए, कोयला जो है ये प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है और इसको आप यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 कोयला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बताइए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो ये प्रसिद्ध है आपका तेल शोधक कारखानों के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये आपका क्या है? फेमस है तेल शोधक कारखानों की वजह से, कारखानों के लिए। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए। ये आपका ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्न में किसका निर्यातक भारत नहीं है? यानी ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा ऐसा क्या है आपका, समझिए तो क्या है, देखिए काफी है, काफी भी फसल लगाया जाता है, तो इसमें बताना है कि किसमें ऐसा कौन है जिसमें भारत निर्यात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उर्वरक, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि कॉफी की भी खेती होती है, तंबाकू का भी होता है, चाय का भी होता है, लेकिन उर्वरक का आपका निर्यात भारत नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, यानी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका मुंबई। क्या होगा बाबू? मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुंबई में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? यानी कौन सा ऐसा परिवहन साधन है जिसमें भारत का प्रमुख साधन होता है? बताइए। जल से होता है या जल मार्ग द्वारा होता है या वायु मार्ग द्वारा या सड़क परिवहन द्वारा? तब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सड़क परिवहन। तो उत्तर में क्या लिख देंगे आपका? सड़क परिवहन। ये आपका ऑप्शन परिवहन, ये आपका ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपका निम्न में से कौन संधि राज्य नहीं है? तो चलिए फटाफट इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन संधि राज्य नहीं है? बताइए। तो चलिए हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं और आप लोग मैच करिए कि आपका जो ऑप्शन है उससे मिल रहा है कि नहीं, यानी सही है या नहीं। तो देखिए जो संधि राज्य नहीं है वो है आपका दिल्ली, यानी भारत का जो राज्य दिल्ली है वो आपका संधि राज्य नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो ये जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो होगा आपका 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु है, इसका मतलब भारत में जैसे कोई भी बच्चा जो है वो कब जो वोट देने के लायक हो जाता है, किस एज में आता है, यानी उसका जो एज कितना हो जाएगा तो वो वोट देने के लायक हो जाएगा, तो वो है आपका भारत में 18 वर्ष। यानी अगर कोई लड़का जो है, कोई बच्चा 18 वर्ष का हो गया है तो वो वोट देने के योग्य हो गया है। समझ में आया? तो भारत में वोट देने की योग्यता कितने वर्ष होने चाहिए? 18 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्न में विकसित देश है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए विकसित देश कौन है? तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फ्रांस।
फ्रांस जो देश है वो इन तीनों से क्या है, विकसित है। इसमें विकसित देश है फ्रांस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।